हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 19 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल। सबसे पहले तो वर्ड्स कौन कौन से नए सीखेंगे। पहला शब्द है लिंचपिन। इसकी स्पेलिंग ये भी हो सकती है LYNCH फिर पिन, दोनों स्पेलिंग सेम है, ध्यान रखिएगा। लिंचपिन एक नाउन है, इसका मतलब चीफ होता है, सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है उसको बोलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज़ है उसे हम जानते हैं लिंचपिन के नाम से। ठीक है, यहाँ जब हम बात करेंगे टेलीकॉम सेक्टर की बात करेंगे तो टेलीकॉम सेक्टर के लिए लिंचपिन सेक्टर यूज़ किया गया है। नेट एक वर्ब है, इसका मतलब आप यूँ कह सकते हैं टू गेट अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा। आप इसको गेट की जगह पे अर्न कर लो, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, बहुत ज़्यादा पैसा कमाना, या फिर किसी चीज़ से बहुत अच्छी चीज़ प्राप्त करना। ठीक है, अगर आप कोई अच्छी चीज़ प्राप्त कर पाएँ किसी चीज़ से, उसको भी आप नेट बोलते हैं। मैलफिजेंस है, मैलफिजेंस एक नाउन है, इसका मतलब इम्प्रॉपराइटी होता है, इम्प्रॉपराइटी, या फिर इसे रॉन्ग डूइंग कहा जा सकता है कि गलत आचरण हो, गलत व्यवहार हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैलफिजेंस। नेक्स्ट है ऑब्विएट। ऑब्विएट एक वर्ब है, इसका मतलब रिमूव करना होता है, हटाना होता है, या फिर आप इसे अवॉइड भी कह सकते हैं, टालना, बचना, या प्रिवेंट भी कह सकते हैं, रोकना। ये इसके मतलब होंगे, ये वर्ब है। नेक्स्ट है मैंडेट। मैंडेट एक वर्ब के रूप में दे रखा है। अगर ये नाउन के रूप में हो तो इसका इंस्ट्रक्शन होता है, ऑर्डर होता है। वर्ब के रूप में हो तो टू मेक नेसेसरी होता है, टू मेक नेसेसरी, आवश्यक बना देना, ज़रूरी बना देने को बोलते हैं मैंडेट। स्ट्राइक डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, क्योंकि वर्ब के साथ प्रेपोजिशन लगा हुआ है। स्ट्राइक डाउन का मतलब होता है नलीफाई, मीन्स रद्द करने को बोलते हैं स्ट्राइक डाउन, नलीफाई कहा जा सकता है। या फिर आप इसे क्या कह सकते हो, आप इसे कह सकते हो रेसिंड कह सकते हो, रद्द करना, या एबोलिश कह सकते हो। ये सिनोनिम्स होंगे किसके, स्ट्राइक डाउन के। और रोल आउट है, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब स्टार्ट होता है, बिगिन होता है। कोई भी प्रोडक्ट है उसको मार्केट में लॉन्च करना होता है, उसे इंट्रोड्यूस करवाना होता है, पहली बार मार्केट में किसी प्रोडक्ट को उतारने को बोलते हैं क्या, रोल आउट। ये तो आपके 7 वर्ड्स जो हम पर डे देखते हैं किसी भी सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि कौन कौन से नए शब्दों से आप गुजरेंगे। तो ये कुछ शब्द आज आपको मिलने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। द राइट प्राइस, इसको लेकर एडिटोरियल है, बिल्कुल सही कीमत। ये टेलीकॉम सेक्टर के बारे में है, ये नीलामी प्रक्रिया जो होती है उसको लेकर है कि ट्राई का एक डिसीजन, ट्राई की कुछ रिकमेंडेशंस हैं उसको लेकर है। तो एडिटोरियल में स्टार्ट करेंगे उससे पहले एक सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये कि आप कल एक सेशन अपलोड हुआ था रात को, जो एक बच्चा IB ऑफिसर बना है अभी, उसका इंटरव्यू मैंने अपलोड किया है, वो ज़रूर से जाके देखें। वहाँ आपको समझ में आएगा कि कैसे बहुत कमज़ोर होते हुए भी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं होता कि आप इंटेलिजेंट है तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे, ज़रूरी है मेहनती होना। तो परिश्रम के बल पर आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आप समझ पाएंगे। वहाँ पे ज़रूर से देखिए और ज़रूर से अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा। सेकेंड थिंग, आपको जुड़ना है 3 प्लेटफॉर्म से। एक तो ये यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, यूट्यूब चैनल, इसे आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी क्लिक कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप जुड़ जाएं। सभी का नाम आशीष क्लासेस है, चाहे वो यूट्यूब चैनल हो, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो, और चाहे वो एप्लीकेशन हो, एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उस पर भी आप जुड़ जाएं। एप्लीकेशन पर आपको मिलते हैं पेड कोर्सेज, ठीक है। यहाँ आपको क्विज मिलते हैं डेली के, डेली क्विज हैं, प्लस PDFs मिलती हैं, जो भी सेशन होगा उसका PDF, प्लस नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है किसी भी वीडियो का जो अपलोड होता है। तो क्विज पर डे चल रहे हैं। PDF की बात करें तो एडिटोरियल जो हम पढ़ रहे हैं ये वाला, इसका PDF अर्ली इन द मॉर्निंग अपलोड हो चुका है, वो जाके देखिएगा। यूट्यूब चैनल पर तो आपको वीडियोज़ मिल ही रहे हैं। तो तीनों का नाम आशीष क्लासेस है, तीनों पर ही आप जुड़ें और दोस्तों को भी जोड़ें, ठीक है जी। तो ये तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन।
करना क्या है, आपको पेन नोटबुक लेकर बैठना है, एंड तक सेशन को देखना है, रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, बस इंग्लिश अपने आप बहुत आसान आपके लिए हो जाएगी। तो देखिए द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडियाज़, तो ये तो है ट्राई की फुल फॉर्म, ये देखो टी, ये आर, ये ए और ये आई, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखो हर एक के ऊपर एक रेगुलेटर है। जैसे बैंक की बात करें तो आरबीआई को रेगुलेटर बना रखा है, वो नियम बांधता है बैंकिंग सिस्टम को, बैंक्स को। ऐसे ही अगर आप इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो IRDA, इरडा एक संस्था है, उसको बना रखा है। ऐसे ही आप मार्केट की बात करेंगे तो सेबी मिलेगी आपको। ऐसे ही यहाँ पे जो टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं, मोबाइल मतलब ये जो सिम वगैरह होती है मोबाइल की बात करते हैं, जैसे BSNL है या फिर मान लीजिए वोडाफोन है या आइडिया है या जियो है, तो इनके ऊपर एक संस्था काम करते हैं, उसका नाम ट्राई है। तो ये ट्राई जो है, इसका जो लेटेस्ट रिकमेंडेशंस है, जो हाल फिलहाल इसने सिफारिशें दी है, किसको लेकर, ऑन द ऑक्शन का मतलब नीलामी होती है, ऑफ एयरवेव्स वायु तरंगों को बोलते हैं। तो एयरवेव्स की ऑक्शन को लेकर जो रिकमेंडेशंस इसने दी है, और ये कौन सी एयरवेव्स की बात कर रहा है, ये वो एयरवेव्स हैं जो 5G सर्विसेज के लिए आइडेंटिफाई की गई हैं। देखो अलग अलग इनको, 5G का मतलब है 5th जनरेशन है, इसका मतलब है 5 गीगाहर्ट्ज़, मतलब उससे ये स्पीड आपको मिलेगी, ठीक है, बहुत तेज़ स्पीड इसमें मिलेगी नेट की, तो इसको बोलते हैं 5G सर्विसेज। तो 5G सर्विसेज जिन एयरवेव्स को आइडेंटिफाई किया गया है, उसके ऑप्शन को लेकर जो हाल फिलहाल ट्राई ने रिकमेंडेशंस दी हैं, सिफारिशें दी हैं, विशेष करके किसकी बात कर रहा है, द प्राइसिंग ऑफ स्पेक्ट्रम, विशेष करके स्पेक्ट्रम के प्राइसिंग की बात है। स्पेक्ट्रम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ठीक है, तो उसके कीमत की बात है। तो ये जो रिकमेंडेशंस है, इसकी वर्ब ये है हैव ट्रिगर्ड, इसने ट्रिगर कर दिया है। ट्रिगर का मतलब होता है कोज करना, प्रेरित करना या उत्प्रेरित करना या किसी चीज़ को जन्म देना, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया है, ये कारण बना है किसका, डिसअपॉइंटमेंट का, निराशा का। किसके भीतर, विद इन का मतलब होता है जो भी चीज़ है उसके भीतर द इंडस्ट्री, ये जो टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसके भीतर निराशा का कारण बना है। तो सेंटेंस तो इतना ही है कि जो ट्राई है उसकी जो रिकमेंडेशंस है, उन रिकमेंडेशंस ने क्या किया है, डिसअपॉइंटमेंट को ट्रिगर किया है, किसके भीतर, इंडस्ट्री के भीतर। ये तो है इसका छोटा सा सिंपल सा सेंटेंस। बीच में क्या है कि ये जो ट्राई है, इसकी जो हाल फिलहाल की सिफारिशें हैं, किसको लेकर, एयरवेव्स के ऑप्शन को लेकर। एयरवेव्स कौन सी हैं, ये एयरवेव्स वो हैं जो आइडेंटिफाई की गई हैं। अब एयरवेव्स यहाँ पे नाउन है, ये यहाँ पे पोस्टपोज्ड एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन के बाद जब एडजेक्टिव मिलता है तो उसको पोस्टपोज्ड कहा जाता है। तो ये वो एयरवेव्स है जिनको आइडेंटिफाई किया गया है 5G सर्विसेज के लिए। विशेष करके हम बात कर रहे हैं स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग की। तो इस चीज़ ने क्या किया है, ट्रिगर कर दिया है, डिसअपॉइंट, निराशा की लहर यहाँ पे ला दी है, निराश कर दिया है इस इंडस्ट्री को। आगे देखिए, वाइल ट्राई हैज प्रपोज्ड। अब वाइल से देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि दो क्लॉजेज होंगे, है ना, दो उपवाक्य होंगे, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत बिहेव करेंगे। ये होता है वाइल का एक फीचर, ध्यान रखिएगा। तो ट्राई, यद्यपि ट्राई ने क्या किया है, प्रस्ताव रखा है, ये हैज प्रपोज्ड इसकी वर्ब है, किसका, कटौती का, किसमें, कितना, लगभग 35 से 40% का, किसमें, रिजर्व प्राइसेस। ये क्या होता है, रिजर्व प्राइस का मतलब है वो मिनिमम प्राइस जिस पर की ऑक्शन होना है। नीलामी प्रक्रिया जब शुरू होती है तो सबसे पहले एक मिनिमम एक प्राइस रखी जाती है कि यहां से शुरू करेंगे, है ना, तो उसको बोलते हैं रिजर्व प्राइस। तो यद्यपि ट्राई ने प्रस्ताव रखा 35 से 40% कटौती का, किस पर, रिजर्व प्राइस पर, एट विच, जिस पर की द रेलेवेंट फ्रिक्वेंसी बैंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम। रेलेवेंट मतलब संबंधित या प्रासंगिक, या रेलेवेंट का मतलब हो गया जो तर्क संगत है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बैंड्स का मतलब ये आवर्तियां होती हैं, ये फिजिक्स के टर्म्स हैं। ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। कुड बी ऑक्शनड पैसिव वॉइस है क्योंकि बी के साथ थर्ड फॉर्म है। तो ये वो प्राइस की बात कर रहा है, उन प्राइसेस की बात कर रहा है जिस पर की रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी बैंड जो है स्पेक्ट्रम के, उनका नीलामी की जा सकती है, ठीक है। तो इसने प्रस्ताव रख दिया इसके कटौतियों का। अब नया क्लोज स्टार्ट हो गया कॉमा के बाद में, तो दूसरा क्लोज जो होगा वह विरोधाभासी होगा, पहले क्लोज के विपरीत बात बताएगा। तो फिर भी द टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर्स जो हैं, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, उनका दावा है, कंटेंट का मतलब होता है क्लेम करना या फिर असर्ट करना, दावा करना। तो इनका दावा क्या है, इनका दावा है दैट द रिकमेंडेशंस रन काउंटर टू एक फ्रेज है साहब, इसका मतलब होता है बी ऑपोजिट, बिल्कुल उल्टा होना, बिल्कुल विपरीत होना। इसका दावा यह है कि जो सिफारिशें हैं ट्राई की वो बिल्कुल विपरीत हैं, किसके, द स्पिरिट बिहाइंड द रिलीफ कम रिफॉर्म्स पैकेज।
जो स्पिरिट, जिस स्पिरिट से, जिस भावना से, जिस इंटेंशन से, स्पिरिट का मतलब यहाँ पे इंटेंशन मान लो, बिहाइंड का मतलब पीछे प्रेपोजिशन है, रिलीफ कम रिफॉर्म्स पैकेज, राहत पैकेज जो घोषित किए थे, अनवेल्ड का मतलब अनावरण करना होता है, सामने लेकर आना होता है, डिस्क्लोज करना होता है। कैसे? वेल जो होता है पर्दा होता है, घूंघट को बोलते हैं वेल, अनवेल कर दिया इसका मतलब इसका ऑपोजिट हो गया, आपने वो जो आवरण है, वो जो एक पर्दा है वो हटा दिया, उसको अनवेल बोलते हैं। तो अनवेल्ड का मतलब डिस्क्लोज मान लीजिए, ठीक है। तो वो राहत पैकेज की बात किया जाए जिसका अनावरण किया गया था, जिसको सामने लाया गया था, रिवील किया गया था, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। कब की बात है? लास्ट सितंबर की। तो बहुत सीधी सिंपल बात तो ये है कि ट्राई ने यद्यपि प्रस्ताव रखा है कि जो हम ऑक्शन प्रक्रिया शुरू करेंगे उसकी जो एक बेसिक प्राइस हमने रखी थी उसमें 35 से 40% का हमने कटौती करने की सोच रखी है। फिर भी यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का कहना ये है कि साहब ये जो रिकमेंडेशंस ट्राई लगा के रख रहा है, जो सिफारिशें यहाँ पे रख रहा है, ये बिल्कुल विपरीत है उस स्पिरिट के, जो स्पिरिट यहाँ पे दिखी थी गवर्नमेंट के द्वारा राहत पैकेज जो घोषित किया गया था उसके अंदर। समझने वाली बात यह है कि ट्राई की वर्ब हैज प्रपोज्ड है, बैंड्स है इसकी वर्ब कुड बी ऑक्शनड है, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की वर्ब कंटेंड है, रिकमेंडेशंस की वर्ब रन है। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट वर्ब बटे हुए हैं। कंटेंट का दावा करना है, क्लेम या एजर्ट है। रन काउंटर टू एक फ्रेज है, इसका मतलब बी ऑपोजिट है, बिल्कुल विपरीत होना है। तो यद्यपि ट्राई ने प्रस्ताव रखा 35 से 40% कटौती का रिजर्व प्राइसेस में, जिसके ऊपर ये वो रिजर्व प्राइस है जिस पर कि रेलेवेंट फ्रीक्वेंसी बैंड जो है स्पेक्ट्रम के, उसको ऑक्शन किया जा सकता है, उसकी नीलामी की जा सकती है। फिर भी यहाँ पे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स का दावा है कि भाई रिकमेंडेशंस जो यहाँ पे ट्राई ने दी है वो बिल्कुल ऑपोजिट है। किस चीज़ से? उस स्पिरिट के, जो स्पिरिट यहाँ पे दिखी थी उस राहत पैकेज में जो कि अनवेल किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा लास्ट सितंबर में। अभी आज का क्वेश्चन आ गया है, कल के क्वेश्चन का आंसर कल पूछा गया था, डेंट का सिनोनिम क्या है? डेंट का सिनोनिम वीकन। सभी का जवाब सही था, लगभग का जवाब सही था, ठीक है। एक दो स्टूडेंट्स ने गलत कर रखा था तो वो यहाँ पे रेक्टिफाई कर लें, सही कर लीजिएगा। डेंट का वीकन होता है, इरोड होता है, कमजोर कर देना होता है। आज का प्रश्न है मीरियड का सिनोनिम बताना है, और ये कल के ही एडिटोरियल में मैंने बताया था। मीरियड का सिनोनिम एस्टाउंडिंग है, डर्थ है, काउंटलेस है, सबसोम है। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो हर दिन नए जुड़ते हैं चैनल पर, उनको बता देता हूं, इस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए आपको जो भी ऑप्शन है आपका, मान लीजिए आपका आंसर 1 नंबर है तो आप पूरा लिखिएगा कि मीरियड का मतलब एस्टाउंडिंग है। अगर 2 आंसर है तो लिखिएगा पूरा कि मीरियड का मतलब डर्थ है, ठीक है। आपको एक हार्ट सिंबल मिलेगा टीम की तरफ से, मेरी तरफ से, तो वो अगर हार्ट सिंबल आपको मिलता है इसका मतलब समझिएगा कि आपका आंसर बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ ज़रूर ध्यान रखिए कि सेशन को ज़रूर से लाइक करके जाएं और ज़रूर से मैक्सिमम शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। अगला देखिए, इन एक्नॉलेजिंग, एक्नॉलेज का मतलब होता है एडमिट करना, कन्फेस करना, स्वीकार करना। एडमिट या कन्फेस करने को बोलते हैं क्या? एक्नॉलेज। तो इन एक्नॉलेजिंग, इन प्रेपोजिशन है इसलिए आईएनजी लग गए आगे। तो एक्नॉलेज करके या स्वीकार करके दिया क्या चीज? द एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल, स्तर। किसका स्तर? स्ट्रेस का। एज वेल एज द रिपल इफेक्ट्स। रिपल इफेक्ट क्या होता है? रिपल इफेक्ट का मतलब होता है कि कोई एक चीज़ का प्रभाव दूसरे पर पड़ना। मान लीजिए कोई एक चीज़ प्रभावित हुई है, जैसे मैं इसको ऐसे समझाऊं कि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो उसके बाद में वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से वस्तुएं हमारे तक पहुंचती हैं और ट्रांसपोर्टेशन की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। वो रिपल इफेक्ट है, ठीक है। तो कह रहा है इस चीज़ को स्वीकार करके कि जो लेवल है स्ट्रेस का, तनाव का, एज वेल एज साथ ही द रिपल इफेक्ट्स, जो प्रभाव है एक का दूसरे पर, दूसरे का तीसरे पर, दैट प्रोटेक्टेड। अब ये कौन से इफेक्ट्स हैं? दैट लगा के बताया, ये वो इफेक्ट्स जिसने प्रोटेक्ट किया। प्रोटेक्ट का मतलब होता है, प्रोटेक्ट का मतलब है एक्सटेंड, मतलब जो लंबा खींचा है या काफी लंबे समय तक चला है, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रोटेक्ट। डिस्ट्रेस का मतलब तनाव है इन द इंडस्ट्री, इस सेक्टर में, वुड हैव ऑन द इकोनॉमी। तो ये जो एक्सटेंट है स्ट्रेस का, जो कि इकोनॉमी पर होना है ना, तो अर्थव्यवस्था पर होना। फिर समझिए, इस चीज को स्वीकार करके कि स्ट्रेस का जो लेवल है, कौन सा स्ट्रेस? जो कि अर्थव्यवस्था पर पड़ना है। साथ साथ में रिपल इफेक्ट्स, कौन से रिपल इफेक्ट्स? जो कि काफी लंबे खींच गए हैं, लंबा खींचा है। किसको? डिस्ट्रेस को। डिस्ट्रेस का मतलब पेन होता है, सफरिंग होती है, पीड़ा होती है, कष्ट होती है, ठीक है। तो पेन या फिर सफरिंग, पीड़ा या कष्ट को बोलते हैं डिस्ट्रेस, ठीक है। तो इस चीज को स्वीकार करके जो स्ट्रेस का लेवल है, साथ साथ में रिपल इफेक्ट्स है, जिसने की डिस्ट्रेस को लंबा खींचा है इंडस्ट्री में, ठीक है। द यूनियन कैबिनेट हैड एट द टाइम, तो यूनियन कैबिनेट ने हैड डिसाइड किया एट द टाइम,
इस समय पर अमंग अदर मेजर्स, मतलब बाकी तो उपाय किए ही, बाकी स्टेप्स तो इन्होंने उठाए ही, इन अदर स्टेप्स के बीच में ये तय किया टू इंक्रीज द टेन्योर। टेन्योर का मतलब होता है अवधि, पीरियड या टाइम, ठीक है, टेन्योर का मतलब है पीरियड या टाइम। तो इसने क्या किया, अवधि बढ़ाने का तय किया, किसका, स्पेक्ट्रम असाइनमेंट, कि किसी कंपनी को स्पेक्ट्रम को असाइन करने किया जाता है, उसका असाइनमेंट 30 साल कर दिया, पहले कितना था, 20 साल था, ठीक है। सब्जेक्ट है एक्सटेंट, वर्ब है इसकी यहाँ पे वुड हैव, यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, रिपल इफेक्ट्स के लिए है, उसकी वर्ब है प्रोट्रैक्टेड। द यूनियन कैबिनेट सब्जेक्ट है, हैड डिसाइडेड इसकी वर्ब है, तो ये सब्जेक्ट वर्ब हो गए। प्रोट्रैक्ट का मतलब एक्सटेंड करना है या खींचना है या लंबा कर देना है, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। अब ये क्या कहना चाहता है फिर समझ लीजिए। और एक्नॉलेज का मतलब एडमिट या कन्फेस करना है। तो इस चीज़ को कन्फेस करने में कि द एक्सटेंट, द डिटर्मिनर है इसलिए एक्सटेंट नाउन होगा, कि जो स्तर है, याद रखिएगा सब्जेक्ट होने का अधिकार केवल नाउन या प्रोनाउन का ही होता है। द लगकर आ रहा है तो उसको अब नाउन कहा जा सकता है, तो नाउन है। कि जो स्ट्रेस का स्तर है, कौन सा स्ट्रेस, जो कि इकोनॉमी पर पड़ने वाला है, ठीक है। और साथ साथ में रिपल इफेक्ट्स जो हैं जिसने कि डिस्ट्रेस को इस इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री कौन सी है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है, दे लगा हुआ है, इसका मतलब समझिए कि हमने चर्चा पहले इसकी कर ली है या हमें जानते हैं, इसलिए डेफिनेट बन चुका तो दे का प्रयोग है। तो इंडस्ट्री में जो डिस्ट्रेस को जिसने बहुत लंबा खींच दिया है, तो इस प्रकार इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हुए यूनियन कैबिनेट ने डिसाइड किया अन्य जो मेजर्स हैं उनके बीच। अब एक बात समझिए कि मेजर्स यहाँ पे प्लूरल है, इसका मतलब 2 से अधिक मान के चलते हैं, वरना संख्या यहाँ पे मेंशन होती तो अमंग का प्रयोग है। अदर जो है इसकी कहानी कुछ याद रखिए, अदर अनदर ये दोनों ही जेनरिक यूज हैं। अदर और अनदर जो हैं ये जेनरिक यूज हैं, मतलब ये सामान्य यूज किए जाते हैं। अदर के साथ में नाउन है वो प्लूरल आती है, जबकि अनदर के साथ में नाउन है वो सिंगुलर आती है। एक बात तो ये ध्यान रखिएगा, एक होता है द अदर, जब आप द अदर लगाते हैं तो ये स्पेसिफिक यूज है, ठीक है, और स्पेसिफिक यूज है तो इसके साथ में डिपेंड करेगा कैसा कॉन्टेक्स्ट है, उसके अकॉर्डिंग सिंगुलर नाउन भी लगा सकते हैं, प्लूरल भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अदर मेजर्स लगा रखा है। टू इंक्रीज यहाँ पे इन्फिनेटिव है, द टेन्योर में दैट डिटर्मिनर है, टेन्योर यहाँ पे नाउन है। ऑफ स्पेक्ट्रम असाइनमेंट ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेता है तो असाइनमेंट यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। टू 30 ईयर्स फ्रॉम, तो फ्रॉम शुरुआत के लिए, टू एंड के लिए, शुरुआत यहाँ से एंड वहाँ पे, ठीक है, 20 से 30 साल करने की बात की है। द रेगुलेटर ट्राई की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रेगुलेटर है, हाउ एवर के कॉन्ट्राडिक्टरी जो स्टेटमेंट होता है, जो पहले हमने बात की होती है उससे विपरीत बात करने के लिए यूज़ करते हैं। एडवर्ब भी होता है, प्रिपोजिशन भी होता है। तो जो रेगुलेटर है, हालांकि उसने प्रपोज किया है, तो रेगुलेटर की वर्ब है प्रपोज्ड, प्रस्ताव रखा है किस चीज़ का, चार्जिंग 1.5 टाइम्स, कि 1.5 गुना चार्ज करना चाहिए किस चीज़ को, द रिड्यूस्ड रिजर्व प्राइस, कि जो रिजर्व प्राइस रखी गई है, जो बोली लगाने के लिए नीलामी प्रक्रिया के लिए जो एक बेसिक प्राइस आपने रखी है, उस रिड्यूस्ड रिजर्व प्राइस। अब ये रिजर्व प्राइस तो हो गया कंपाउंड नाउन, और ये रिड्यूस्ड है यहाँ पे एडजेक्टिव है, पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म है। तो जो कम की गई कीमत है उसका 1.5 गुना हम चार्ज करेंगे, किसके लिए, 30 साल के एक अवधि के लिए, ठीक है। ऑन स्पेक्ट्रम, किसके लिए, स्पेक्ट्रम पर। देयर बाई का मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, ये एक एडवर्ब है, एज ए रिजल्ट ऑफ। वर्चुअली का मतलब ऑलमोस्ट या नियरली, लगभग। निगेट का मतलब डिनाई, इनकार कर देना, ठीक है। तो इस प्रकार से इसने लगभग निगेट कर दिया, डिनाई कर दिया किस चीज को, द प्रपोज्ड कट, जो प्रस्तावित कटौती है उसको, एंड अंडरमाइनिंग, और क्या कर दिया, मतलब करते हुए। निगेटिंग या प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और एंड के पहले जब प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो एंड के बाद में भी यही है। तो निगेट करते हुए प्रपोज्ड कट को, और कमजोर करते हुए गवर्नमेंट के लक्ष्य को। गवर्नमेंट का लक्ष्य क्या है, मेकिंग स्पेक्ट्रम अफोर्डेबल। गवर्नमेंट का लक्ष्य ये था कि स्पेक्ट्रम को हम अफोर्डेबल बना देंगे, कोई भी इसको वहन कर पाएगा, इतना महंगा नहीं होगा। अफोर्डेबल, एनफ, ये काम की बात है। एनफ के साथ जब आप एडजेक्टिव लगाते हो, ये एडजेक्टिव क्यों हुआ, क्योंकि एबल लगा हुआ है। जिन वर्ड्स के बाद में एबल लगा हुआ होता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव अगर है तो एडजेक्टिव एनफ से पहले आएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ये सीक्वेंस ध्यान रखिए। जब नाउन होगा तो एनफ के बाद नाउन लगेगा, मतलब नाउन से पहले एनफ आएगा, ये बात भी ध्यान रखना।
और एक बात और ध्यान रखना कि एनएफ के साथ जो डिग्री लगती है वो पॉजिटिव लगती है, तो अफोर्डेबल है, मोर अफोर्डेबल या मोस्ट अफोर्डेबल यहाँ पे नहीं चलता, ठीक है। तो गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है कि स्पेक्ट्रम को अफोर्डेबल बनाया जाए टू एनकरेज ग्रेटर पार्टिसिपेशन, कि इतना अफोर्डेबल कि वो एनकरेज करे, प्रोत्साहित करे ग्रेटर पार्टिसिपेशन इन द ऑक्शंस, की नीलामी प्रक्रिया में और भी कंपनीज आएँ, ठीक है। तो ये इसको अंडरमाइन करने की कर रहा है। अंडरमाइन का मतलब वीकन है, कमज़ोर कर देना है, डेंट करना है, इरोड करना है। डेंट हमने कल डिस्कस किया ही था, पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। तो फिर समझ लो, रेगुलेटर की वर्ब हैज प्रपोज्ड है, तो रेगुलेटर ने हालांकि प्रस्ताव रखा है कि 1.5 गुना हम चार्ज करेंगे किसका, रिड्यूस्ड रिजर्व प्राइस का 30 ईयर के टेन्योर के लिए स्पेक्ट्रम पर। इस प्रकार से लगभग इसने क्या कर दिया है, जो प्रस्तावित एक कटौती है या उसको निगेट कर दिया है। साथ साथ में गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है कि अफोर्डेबल प्राइस पर हम स्पेक्ट्रम को सेल करेंगे, उसको मतलब ऑक्शन में रखेंगे, उसको इसने कमज़ोर कर दिया है, डिनाई कर दिया है। और ये अफोर्डेबल प्राइस इसलिए रखना चाह रही थी गवर्नमेंट ताकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन ज़्यादा मिले, ऑक्शन प्रक्रिया में बहुत सारी कंपनीज हिस्सा लें। आयरोनिकली व्यंग्यात्मक रूप से होता है, एडवर्ब है, और ly एंडिंग वर्ड जनरली एडवर्ब होते हैं, और एडवर्ब किसी सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं। ये सारी खूबियाँ इसमें दिख रही है आपको। आयरोनिकली का मतलब होता है जो भी आप स्टेटमेंट कह रहे हो उसका बिल्कुल विपरीत अर्थ निकले व्यंग्यात्मक रूप से। व्यंग्य का मतलब ही ये होता है कि जो आपने कहा उसका बिल्कुल विपरीत आपका इंटेंशन था कहने का, उसको बोलते हैं आयरोनिकल। तो व्यंग्यात्मक रूप से ट्राइज रिकमेंडेशन साइट का मतलब रेफर करना है, मेंशन करना है, मतलब एक प्रकार से संकेत देना हो सकता है, जिक्र करना हो सकता है। तो व्यंग्यात्मक रूप से ट्राई की जो सिफारिशें हैं वो यहाँ पे जिक्र करती है किसका, नवंबर लेटर, कि नवंबर में एक पत्र था, किससे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम से, उस पत्र का जिक्र है इसमें। विच हैड अंडरस्कोर्ड, और उस पत्र ने, ये विचार है लेटर के लिए, जिसने कि अंडरस्कोर किया था। अंडरस्कोर का मतलब स्ट्रेस करना है, ठीक है, एम्फेसाइज करना है, जोड़ देना है, जिसमें कि जोड़ दिया गया था किस बात पर, द फैक्ट, उस फैक्ट पर कि दैट ओनली 37% ऑफ द स्पेक्ट्रम, कि केवल 37% जो स्पेक्ट्रम है ऑन ऑफर, वो स्पेक्ट्रम जो कि ऑफर के लिए रखा गया है, वो स्पेक्ट्रम जिस पे बोली लगनी है, एट द लास्ट ऑक्शन, पिछली ऑक्शन में, हैड बीन सोल्ड, जितना भी स्पेक्ट्रम ऑफर पे था, जितना भी स्पेक्ट्रम की बोली लगनी थी, उसमें से केवल 30% को ही सेल किया गया था। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। शोइंग दैट, ये दिखाते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दैट कंजंक्शन है कि द रेगुलेटर वॉज कॉन्शियस, कि जो रेगुलेटर है ट्राई है उसको इस बात की जानकारी थी। कॉन्शियस के साथ में ऑफ लगता है, आप चाहे कॉन्शियस हो तब भी ऑफ लगाएंगे, अवेयर है तब भी ऑफ लगाएंगे, ठीक है। तो इसकी जानकारी थी, द नीड, की आवश्यकता है, टू फर्दर रैशनलाइज द रिजर्व प्राइस, कि रिजर्व प्राइस को आगे चलकर रैशनलाइज करना पड़ेगा। रैशनलाइज का मतलब तर्क संगत होनी चाहिए, एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, है ना, इतनी प्राइस हो जिसमें कि नीलामी प्रक्रिया में हिस्सा लिया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत बढ़ी हुई प्राइस है पहले से ही, तो फिर उस प्रक्रिया का महत्व ना रह जाए। फर्दर का मतलब आगे होता है, रैशनलाइज एक वर्ब है, और रिजर्व प्राइस बताया था मैंने क्या चीज़ है। तो ट्राइज रिकमेंडेशंस की वर्ब है साइट, और इस साइट के बारे में बता दूं मैं कि एक CITE होता है, एक SITE होता है, एक SIGST होता है। ये जो SIGST है इसका मतलब विज़न होता है, दृश्य होता है। ये SITE है, इसका मतलब प्लेस होता है, और इस साइट का मतलब रेफर करना या मेंशन करना होता है। तो रिकमेंडेशंस की वर्ब साइट, विच रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है लेटर के लिए, हेड अंडरस्कोर इसकी वर्ब है। अंडरस्कोर का मतलब स्ट्रेस या एम्फसाइज है, जोड़ देना है। इसके बाद में ओनली 37% सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब हैड बीन सोल्ड है, पैसिव है। रेगुलेटर की वर्ब वॉज है, कॉन्शियस एडजेक्टिव है, इसके साथ में OF प्रीपोजिशन ऑफ लगेगा, ठीक है। आगे देखिए, ट्राइज रीजनिंग का मतलब क्या तर्क था, ठीक है, लॉजिक क्या था। तो ट्राई का जो तर्क था किसके लिए, रिजर्व प्राइसेस को लेकर, एन इलेबोरेट कंसल्टेटिव प्रोसेस, इलेबोरेट का मतलब विस्तृत, कंसल्टेटिव चर्चा करने वाला, प्रोसेस प्रक्रिया, नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद, इसे आप कहते हैं इन स्पाइट ऑफ। ये एडवर्ब भी है, प्रेपोजिशन भी है। चूंकि इसके बाद में नाउन नहीं लग रखा, इसे आप एडवर्ब कहिए। जब नाउन लगा हुआ होता तो इसे प्रेपोजिशन कहिएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे CDS में पूछे जाते हैं। जब मैंने एक सॉल्यूशन करवाया था एक पेपर का, वहां पे आप जाके देखिए 10 क्वेश्चन CDS हर बार पूछता है, पार्ट ऑफ स्पीच निकालने वाले। तो अगर आप CDS की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चीज़ें आपको बहुत ही काम आने वाली हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एक एडवर्ब है या प्रेपोजिशन है। अगर आगे ऑब्जेक्ट होता तो प्रेपोजिशन होता, ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये एडवर्ब है। तो ट्राई की जो रीजनिंग है रिजर्व प्राइसेस को लेकर, जो कि एक अब ये कह रहा है कि भी ये जो प्रोसेस है ये कंसल्टेटिव प्रोसेस है, यद्यपि अपीयर स्टीप्ड इन, स्टीप इन का मतलब होता है टू बी फिल्ड विद, मतलब भरा हुआ होना, टू बी फिल्ड विद, भरा हुआ होना।
तो यद्यपि ये प्रोसेस तो है चर्चा करने वाला, फिर भी ये कंजर्वेटिव अप्रोच से भरा हुआ है। कंजर्वेटिव का मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच मान लीजिए, जो हमेशा से करते आए वही अप्रोच है। दैट डिस्काउंट्स, डिस्काउंट का मतलब यहाँ पे है, वैसे छूट देने को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है कि वो इसे महत्वपूर्ण नहीं मानता है, वो इसकी गंभीरता को निगेट करता है। ठीक है, तो ये जो अप्रोच है जो डिस्काउंट करती है चैलेंजेस को, चुनौतियाँ जो हैं उसको ये खारिज करती है, उसको ये नहीं मान रही है। द इंडस्ट्री इज करंटली फेसिंग, कौन सी चैलेंजेस, जो कि इंडस्ट्री टेलीकॉम इंडस्ट्री की बात है, जो वर्तमान में फेस कर रही है। इज फेसिंग इसकी वर्ब है, करंटली एडवर्ब है। एज वेल एज द सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, साथ साथ में जो सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है, सिग्निफिकेंट मतलब बहुत बड़ा, बहुत भारी भरकम, कैपिटल इन्वेस्टमेंट पूंजी का निवेश, नीडेड जिसकी जरूरत है टू मॉडर्नाइज द कंट्रीज टेलीकॉम नेटवर्क्स, किसके लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, आधुनिक बनाने के लिए देश के टेलीकॉम नेटवर्क्स को। ठीक है, फिर समझिए ट्राई की जो रीजनिंग है, किसके लिए, रिजर्व प्राइसेस के लिए। अब ये कह रहा है कि ये रिजर्व प्राइस जो होती है एक एलेबोरेट, एक काफ़ी चर्चा करने वाला विषय है, यद्यपि फिर भी ये लगता है ऐसा कि कंजर्वेटिव अप्रोच से भरा हुआ है ये प्रोसेस। और ये जो अप्रोच है, ये कंजर्वेटिव अप्रोच है, वो क्या करती है कि इंडस्ट्री जो जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है, चैलेंजेस को फेस कर रही है, उसको निगेट करती है, उसको ध्यान मतलब ये उसको मानती ही नहीं है। साथ साथ में जो सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट कैपिटल, जो सिग्निफिकेंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स है उसको ये महत्व को नहीं समझती है। और ये इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है कि ये इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है ताकि देश का जो टेलीकॉम नेटवर्क है वो मॉडर्नाइज हो सके, आधुनिक हो सके। आप देख रहे हैं कि जिन वर्ड्स के एंड में एस ही होता है, जेड ई होता है, वो वर्ब होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ लुक एट सम ऑफ द कंट्रीज, लुक एक नज़र अगर डालें कुछ देशों पर, दैट हैव सो फार सक्सेसफुली रोल्ड आउट। रोल आउट का मतलब बताया था बिगिन करना, स्टार्ट करना, इंट्रोड्यूस करना, लॉन्च करना। तो ये उन देशों की बात है, दैट यहाँ पे आ रहा है कंट्रीज के लिए, कंट्रीज की वर्ब हैव है, जिन्होंने अभी तक सक्सेसफुल तरीके से रोल आउट किया है 5G नेटवर्क्स को। तो ये लुक, ये नज़र डालते हो तो ये दिखाता है, दैट कंजंक्शन है कि जापान और साउथ कोरिया जो है उन्होंने ऑक्शन प्रक्रिया को अवॉइड किया, एंड इंस्टीड और इसकी बजाय अडॉप्टेड अपनाया द डिस्क्रेशनरी अप्रोच। डिस्क्रेशनरी का मतलब होता है ऑप्शनल, जो नॉन कंपल्सरी हो, जो वैकल्पिक हो, जो अपने विवेक पर आधारित हो। नॉन कंपल्सरी कह सकते हो, ऑप्शनल कह सकते हो। इसकी बजाय इन देशों ने क्या किया, वो अप्रोच अपनाई जो अपनी इच्छा के आधार पर या फिर जो अनिवार्य नहीं थी। एक तो अप्रोच वो होती है जिसमें सरकार या फिर कहें कि कोई संस्थान है वो कंपलसरी कर दे, करना ही पड़ेगा। एक वो है जो कंपलसरी नहीं हो, आप अपनी इच्छा से डिसीजन ले सकते हो। उस अप्रोच को अपनाया तो स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट किसके लिए, ये स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट जो करना था उसके लिए। तो अगर एक नज़र डालें कुछ देशों पर, ये कौन से देश हैं जिन्होंने कि अब तक सो फार का प्रयोग जब आप करते हो तो प्रेजेंट परफेक्ट लगता है, इसी कारण से आप देखिए हैव के साथ में थर्ड फॉर्म रोल्ड दे रखा है। तो अगर एक नज़र डालें कुछ देशों पर जिन्होंने कि अब तक सफलतापूर्वक 5G नेटवर्क्स को रोल आउट किया है, वो दिखाता है कि जापान और साउथ कोरिया ने ऑक्शंस को अवॉइड किया और इसकी बजाय डिस्क्रिशनरी जो अप्रोच है उसको अडॉप्ट किया, किस लिए, स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट के लिए। ट्रू, ये सच है। दिस अप्रोच वॉज अबेंडन, ये जो अप्रोच है इसने अबेंडन कर दिया था। अबेंडन कर दिया मतलब इसको छोड़ दिया गया था, गिव अप कर दिया गया था। तो इस अप्रोच को छोड़ दिया गया था किसके द्वारा, भारत के द्वारा। ये बात सच है कि भारत ने भी इस अप्रोच को अपनाया था, डिस्क्रिशनरी, इसको छोड़ दिया। कारण क्या था, कारण था सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में स्ट्राइक डाउन कर दिया। स्ट्राइक डाउन सेकंड फॉर्म है स्ट्राइक की, और इसका नलीफाई करना, अबॉलिश करना, ये हमने देखा था शुरुआत वाले स्लाइड में ही कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में एबॉलिश कर दिया था द ग्रांट ऑफ 2G लाइसेंसेज। ग्रांट का मतलब स्वीकार करना, प्रदान करना, कि 2G लाइसेंस प्रोवाइड करने थे, उस पर इसने कह दिया कि नहीं अब आप प्रोवाइड नहीं करोगे, एंड मैंडेटेड ऑक्शंस। और सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी कर दिया था कि ऑक्शंस होनी चाहिए एज द बेस्ट मेथड, और किस रूप में माना था इसको कि ये सर्वश्रेष्ठ एक तरीका है टू ऑब्विएट मैलफिजेंस, ऑब्विएट हटाने, मैलफिजेंस मतलब इम्प्रॉपरिटी या रॉन्ग डूइंग, कि इससे क्या होगा, अगर ऑक्शन प्रक्रिया होगी तो इसके अंदर जो डिस्क्रिशनरी पावर्स हैं कि आप अपनी खुद की इच्छा से कुछ भी कर सकते हो, इस पावर का दुरुपयोग नहीं होगा। इस दुरुपयोग को हटाने के लिए ऑक्शन प्रक्रिया की जरूरत है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इस अप्रोच को भारत ने छोड़ दिया। दिस अप्रोच की वर्ब वॉज अबेंडेंड है, पैसिव है, बी के साथ थर्ड फॉर्म है। सुप्रीम कोर्ट की वर्ब है स्ट्राइक डाउन है, सुप्रीम कोर्ट से पहले द का प्रयोग करते हैं। मैंडेट का मतलब जरूरी बनाना है, स्ट्राइक डाउन का मतलब एबॉलिश करना है, नलीफाई करना है, रेसिंड करना है। ऑब्विएट का मतलब रिमूव करना है, या फिर इसके लिए आप अवॉइड कह सकते हो, या फिर इसके लिए प्रिवेंट कह सकते हो। मैलफिजेंस का इम्प्रॉपरिटी है, रॉन्ग डूइंग है। मैलफिजेंस नाउन है। स्टिल, फिर भी, स्टिल का मतलब फिर भी होता है, एडवर्ब है। फिर भी एन ऑक्शन वुड इंश्योर, अगर नीलामी प्रक्रिया जो होगी तो वो ये सुनिश्चित करेगी दैट की द रिसोर्स बीइंग ऑफर्ड, जो रिसोर्स ऑफर किए जा रहे हैं, इज एक्चुअली
जो रिसोर्स की वर्ब इज है, ये रिसोर्स जो है इज एक्चुअली फॉर बिड, इज एक्चुअली बिड फॉर। बिड फॉर का मतलब बोली लगाना या नीलामी में भाग लेना, ये मान लीजिए। एंड यूटिलाइज्ड का मतलब होता है सदुपयोग करना, है ना। ओनली इफ द प्राइस इज वाइबल, केवल तभी जब प्राइस जो है वो वाइबल है। जिसकी वर्ब है, वाइबल का मतलब फिजिबल होता है, प्रैक्टिकल होता है, व्यवहारिक को बोलते हैं। फॉर द इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री कौन सी, टेलीकॉम इंडस्ट्री है। फिर भी एक ऑक्शन जो है, अगर नीलामी होती है तो ये सुनिश्चित करती है दैट द रिसोर्स बीइंग ऑफर्ड, कि जिस रिसोर्स की आप ऑफर कर रहे हो, मतलब ऑफर कर रहे हो मतलब स्पेक्ट्रम कौन सा ऑफर कर रहे हो इस बार, कौन सी एयरवेव्स आप ऑफर कर रहे हो, इज एक्चुअली बिड फॉर, ठीक है। तो ये इंश्योर करेगा कि रिसोर्स जो ऑफर किया जा रहा है वो वास्तव में नीलामी प्रक्रिया में आए, उस पर बोली लगे और उसको यूटिलाइज किया जाए, केवल तभी जब प्राइस इंडस्ट्री के लिए वाइबल है, फिजिबल है, प्रैक्टिकल है। इंडियाज टेलीकॉम का मतलब टेलीकॉम कंपनीज हैं। भारत की टेलीकॉम कंपनियां जो हैं, पॉइंट 2 का मतलब इशारा करना होता है, वो इस फैक्ट की ओर इशारा करती है दैट इवन टुडे, की आज भी, इवन है वो एम्फेसाइज करने के लिए यूज किया जाता है कि आज भी, जोर दे रहे हैं इस बात पर, देयर एबिलिटी टू इन्वेस्ट इन द इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उनकी जो योग्यता है किस चीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने की, रिक्वायर्ड टू कवर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री, उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी कि आप देश का लेंथ एंड ब्रेड्थ अगर एग्जैक्ट में निकालें तो लंबाई चौड़ाई, इसका मतलब पूरा देश बहुत बड़ा देश है तो हर हिस्से को कवर करने के लिए यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। एंड सिमल्टेनियसली, इसका मतलब होता है साथ साथ में, इंश्योर, सुनिश्चित करने की ज़रूरत पड़ेगी, ऑप्टिमम रीच, ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट पॉसिबल, जो सबसे ज़्यादा मतलब एक हर हद तक जो संभव हो उसको बोलते हैं ऑप्टिमम, कि इसकी पहुंच जो है हर हद तक हो। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ सिग्नल्स, और सिग्नल्स जो सिग्नल होते हैं, मोबाइल टावर्स जो सिग्नल्स होते हैं, उसकी उपलब्धता हो इन डेंस अर्बन एरियाज, उन शहरी क्षेत्रों में, अर्बन का मतलब शहरी होता है, इसका उल्टा रूरल होता है, जो डेंस हैं, घनी आबादी वाले हैं। इज, ये उस एबिलिटी के लिए आ रहा है, तो ये जो एबिलिटी है इज समवॉट कॉन्स्टेंट, ये कुछ हद तक कॉन्स्टेंट हो गई। कॉन्स्टेंट का मतलब रेस्ट्रिक्ट हो गई है, प्रतिबंधित हो गई है, इस पर क्या कह सकते हो कि नियंत्रण हो गया है, किसके द्वारा, स्पेक्ट्रम की जो हाई कॉस्ट है उसके चलते। रिलेटिव टू का मतलब अगर तुलना आप करते हो ग्लोबल एवरेज से, पूरे विश्व में जो स्पेक्ट्रम की जो प्राइसिंग है उसकी तुलना में भारत वाली जो प्राइसिंग है काफ़ी ज़्यादा है। एज वेल एज वन ऑफ द लोवेस्ट रियलाइजेशंस इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, जबकि आप देखते हो कि एवरेज रेवेन्यू जो है, जो औसतन एक आय होती है पर यूज़र पर, एक मोबाइल उपभोक्ता जो है उस पर होने वाली जो आय है, वो अगर देखें पूरे विश्व से अगर तुलना करें तो लोवेस्ट है, सबसे कम है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ का मतलब इस संदर्भ में, इस प्रसंग में, फिर समझिएगा। भारत की टेलीकॉम कंपनियां, वर्ब है पॉइंट, पॉइंट के साथ लगता है टू, वो इस फैक्ट की ओर इशारा करती है कि आज भी जो उन टेलीकॉम कंपनीज के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर है, एबिलिटी यहाँ पे नाउन है, पॉजेसिव एडजेक्टिव का नाउन लगता है। तो भारत की टेलीकॉम कंपनियां इस फैक्ट पर पॉइंट करती हैं, इस फैक्ट को दर्शाती हैं कि आज भी उनकी जो योग्यता है किस चीज़ की, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायर्ड होता है। क्यों होता है इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड? क्योंकि देश का हर भूभाग कवर करना है, पूरे देश को कवर करना है, इसके लिए तो उनकी जो योग्यता है इन्वेस्ट करने की, ठीक है। और क्या करने के लिए, साथ साथ में ऑप्टिमम रीच और सिग्नल्स की अवेलेबिलिटी के लिए, कि भाई उनकी रीच अच्छे से हो और सिग्नल्स की उपलब्धता हो घने आबादी वाले क्षेत्रों में। तो ये जो उनकी योग्यता है, ये अब योग्यता उनकी कुछ हद तक रुक गई है, कुछ हद तक इसमें रेस्ट्रिक्शन आ गए हैं, कॉन्स्टेंट हो गए हैं। कारण क्या है? क्योंकि स्पेक्ट्रम की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है अगर आप बात करते हैं ग्लोबल एवरेज की। तो साथ साथ में एक चीज़ और देखिए कि वन ऑफ द लोवेस्ट रियलाइजेशंस हैं, मतलब इनको जो प्राप्तियां होती हैं पर यूजर पर, वो सबसे कम जो प्राप्तियां हैं उनमें से एक है भारत में सबसे कम। मतलब आय अर्जन का स्रोत तो है बहुत कम, पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है, इसलिए उनकी जो ये एबिलिटी है वो कुछ हद तक प्रभावित हुई है, ठीक है। फॉर द गवर्नमेंट टू रियलाइज इट्स गोल, अब गवर्नमेंट के लिए कि गवर्नमेंट अपने लक्ष्य को रियलाइज करे, पहचाने। क्या लक्ष्य है? नेटिंग ऑप्टिमम रेवेन्यू। नेट का मतलब बताया था बहुत ज़्यादा पैसा कमाना या किसी चीज़ से कुछ बेहतर निकाल लेकर आना, उसको बोलते हैं नेट। चूंकि ओ लग रखा है, प्रिपरेशन तो आईएनजी है। ऑप्टिमम का मतलब बेस्ट पॉसिबल होता है, रेवेन्यू का मतलब आय होती है, इनकम होती है। फ्रॉम द ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम, किससे? स्पेक्ट्रम के ऑक्शन से, स्पेक्ट्रम की नीलामी से। इवन एज, ये एक ऐसा फ्रेज है जिसका प्रयोग हम तब करते हैं जब सिमल्टेनियस एक्शन को दर्शाना हो, वाइल के अर्थ में आता है, जब दो काम साथ में होते हैं। वाइल इट इंश्योर्स, जबकि ये सुनिश्चित करता है, इट के साथ इंश्योर्स है, दैट कि इंडिया डज नॉट एंड अप लैगिंग बिहाइंड, कि भारत जो है कहीं ऐसा ना हो कि पिछड़ जाए। लैग बिहाइंड, पिछड़ना। इन द रोल आउट ऑफ 5G टेलीकॉम सर्विसेज, किस चीज़ में? ये जो 5G टेलीकॉम सर्विसेज लॉन्च करना है भारत को, इसके अंदर
तो गवर्नमेंट को रियलाइज़ कराने के लिए कि गवर्नमेंट को अपना लक्ष्य ध्यान रखना चाहिए। क्या लक्ष्य है गवर्नमेंट का? कि भाई ऑक्शन प्रक्रिया जो होगी उसमें मैक्सिमम बेनिफिट निकाल सके गवर्नमेंट, ठीक है। साथ साथ में ये भी सुनिश्चित करे कि भारत पिछड़ नहीं जाए इस सर्विसेज को लॉन्च करने में। पॉलिसी मेकर्स नीड, तो इस चीज़ के लिए पॉलिसी मेकर्स को ज़रूरत है, ये इसकी वर्ब है, टू इंसिस्ट, जोर देने की। देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है इंसिस्ट, एक होता है सबसिस्ट और एक होता है परसिस्ट। ये 3 चीज़ें हैं। इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, सबसिस्ट के साथ ऑन लगता है, परसिस्ट के साथ इन लगता है, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो कि भारत यहाँ पे पिछड़ जाए 5G टेलीकॉम सर्विसेज के रोल आउट में। तो इस चीज़ के लिए पॉलिसी मेकर्स को आवश्यकता है कि वो इंसिस्ट करे, इस बात पर जोर दे कि ट्राई यहाँ पे रिविजिट करे। देखो इंसिस्ट करे या ज़रूरी बना दे, मैंडेटरी कर दे, इसके लिए एक ये जो सब्जेंक्टिव मूड का यूज़ करते हैं, ये सब्जेंक्टिव मूड है। सब्जेंक्टिव मूड का मतलब इतना ही समझिए कि चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो, आपको वर्ब जो है वो प्लूरल लगानी है। तो ये रिविजिट आ रहा है, देखें ट्राई को देखकर भी, ट्राई जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पे रिविजिट्स होना चाहिए था, लेकिन चूंकि ये कह रहा है कि इसको इंसिस्ट कर रहा है, ये ज़रूरी बना दे इसके लिए कि ट्राई वापस से अपनी रिकमेंडेशंस को विजिट करें, वापस जो सिफारिशें कर रहा है ट्राई उसको फिर से इस पर विचार करें, जरूरी है। द इकोनॉमी कैन इल अफोर्ड, इल अफोर्ड का मतलब इकोनॉमी जो है इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकती, या इसका परिणाम जो है दुष्परिणाम बदल जाएगा, गलत परिणाम इसके होंगे। तो अर्थव्यवस्था जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती किसी भी फर्दर डिस्ट्रप्शन को। डिस्ट्रप्शन का मतलब डिस्टर्बेंस है कि आगे कोई भी अगर डिस्टर्बेंस आया तो अर्थव्यवस्था शायद वहन नहीं कर पाएगी, सहन नहीं कर पाएगी। किसमें? इस लिंचपिन सेक्टर में। लिंचपिन बताया चीफ या मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर के लिए यूज़ किया जाता है, जो महत्वपूर्ण सेक्टर है जहां से हम बहुत ज़्यादा पैसा मतलब आता है, इकोनॉमी को बूस्ट करता है। इस सेक्टर में अगर कोई आगे डिस्ट्रप्शन हुए तो उसको इकोनॉमी जो है वो सहन नहीं कर पाएगी, ये चीज़ है। तो ये था आज के इस सेशन में। अब मिलेंगे हम कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।